हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं पीसी इंस्टीट्यूट। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर, क्या सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है और इसका हम लोग लेक्चर नंबर 1 और 2 अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। आज का कंटेंट क्या होगा तो देख लो। आज का कंटेंट होगा एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मास, जिसके अंदर हम लोग एटॉमिक मास पढ़ेंगे, एवरेज एटॉमिक मास पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर मास पढ़ेंगे, फार्मूला मास पढ़ेंगे और वो सभी चीज़ पढ़ेंगे जो इस चैप्टर में ज़रूरत है, यानी आपको केमिस्ट्री में ज़रूरत है। एटॉमिक नंबर पढ़ेंगे, एटम पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल पढ़ेंगे, मास पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर मास पढ़ेंगे, हर एक चीज़ पढ़ेंगे। यानी आपको ये फील नहीं होगा कि हम 9-10 अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो मेरा केमिस्ट्री अच्छा नहीं होगा। ऐसा नहीं है। हम लोग यहाँ पे एक एक चीज़, वो सभी चीज़ केमिस्ट्री में डिस्कस कर रहे हैं, खासकर इस चैप्टर में जो पूरा कंप्लीट केमिस्ट्री में हम लोगों का यूज होगा या फिर 9-10 में पढ़े हैं और यहाँ पे यूज है। ठीक है, यानी ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आओ स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से। आप इस क्वेश्चन को देखो। आप नीट 2025 का एग्जाम हो गया, आप सुने होंगे फिजिक्स का क्वेश्चन बहुत टफ है। सही है, हकीकत में टफ था। नीट में अगर देखें केमिस्ट्री और बायो का क्वेश्चन स्टैंडर्ड था, लेकिन हम आपको लेक्चर नंबर 2 में क्या पढ़ाएं, डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, और क्या पढ़ाएं हम लोग, क्या पढ़ें, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। आइए उसी से एक क्वेश्चन यहाँ पे 2025 में, यानी अभी क्वेश्चन आया हुआ है। क्या है देखो, डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन आपको एक्सप्लेन नहीं करता है डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी? ऑप्शन ए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ऑप्शन बी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और ऑप्शन डी लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। आप सोच रहे होंगे सर आप तो ऐसा पढ़ा ही नहीं, लेकिन आपको हम एक बात हमेशा सजेस्ट करते हैं, क्या कि आप एनसीईआरटी बुक हमेशा रीडिंग डालिए। आप अगर एनसीईआरटी बुक रीडिंग डालिएगा तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। आओ आपको प्रूफ दिखाते बुक में। देखो ये आपका क्या है, देखो डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसमें देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी क्या लाइन लिखा है, देखिए इस जगह पे समझो। यहाँ पे आप देखो, आ जाओ आपको दिखाते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। यानी डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या एक्सप्लेन नहीं करता है, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो देख रहे हैं एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए हम आपको बार बार फोर्स करते हैं कि एनसीईआरटी बुक आप पढ़ा कीजिए। तो इसका ऑप्शन आपके सामने बताओ क्या हो जाएगा, डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी किसे एक्सप्लेन नहीं करता है, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो आप अपने अंदर एक हैबिट बनाइए कि हम एनसीईआरटी बुक जरूर पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते आज का लेक्चर। आओ सबसे पहले हम बात करते हैं एटम्स का। क्या होता है एटम्स, तो देखो इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट विच टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन। यानी हम बोल सकते हैं एटम किसी भी एलिमेंट का वो सबसे छोटा पार्ट है जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, उस एटम को अगर हम फर्दर डिवाइड कर देंगे तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। आओ देखते हैं, समझो। हम लोग क्या जानते हैं, H2 प्लस हाफ O2 ये आपस में मिलता है और क्या बनता है, H2O बना, यानी वाटर बना। केमिकल रिएक्शन हुआ H2 और O2 में और एक क्या बना, वाटर मॉलिक्यूल बना। यहां पे देखो ऑक्सीजन का क्या है, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। क्या है, 1 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। समझ पा रहे हैं? अब यहां पे आप समझो, क्या इस एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते? कर सकते हैं। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन में, ऑक्सीजन का प्रोटॉन में, ऑक्सीजन का न्यूट्रॉन में कर सकते हैं, कम से कम ये 3 तो हम जानते हैं ना। लेकिन इस ऑक्सीजन को अगर हम फर्दर डिवाइड कर दें तो जो यहां पे केमिकल रिएक्शन के थ्रू वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, ये वाटर का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हम एटम्स को क्या बोल सकते हैं कि एलिमेंट का वो सबसे छोटा पार्ट जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। दूसरा आ जाओ डेफिनेशन देखें। ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, किसका है, गोल्ड का। किसका, गोल्ड का स्ट्रक्चर है ना। अब समझो हम क्या करें, इस गोल्ड को पार्ट पार्ट तोड़ते चले जाएं, तो इस गोल्ड को हम छोटा करते चले जाएं, एक ऐसा सबसे छोटा पार्ट जिसको हम स्टडी करने पे बता सकता है कि किसका पार्ट है, इस गोल्ड का पार्ट है, तो सबसे छोटा पार्ट को हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट का क्या बोलेंगे, एटम्स बोलेंगे।
यानी एटम्स क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का प्रॉपर्टी को बताता है, किसी भी एलिमेंट का प्रॉपर्टी को बताता है। यानी उस सबसे छोटा पार्ट, इसको हम ब्रेक करते जाएं कि ऐसा पार्ट जो इसको जो बता सके कि ये गोल्ड है, उस सबसे छोटा पार्ट को हम क्या बोलेंगे, एटम्स बोलेंगे। आ जाओ थर्ड तरीके से अगर हम देखना चाहते हैं, एटम्स क्या होता है, इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं करता, यानी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। आप हमेशा पढ़े होंगे ऑक्सीजन जब भी बोले होंगे तो O2 बोले होंगे, तो O2 मेरा क्या है, मोलिक्यूल्स है। आओ मोलिक्यूल्स पे आते हैं। देखो मोलिक्यूल्स क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ एटम्स विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी एटम के ग्रुप जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं, मोलिक्यूल्स बोलते हैं। आओ एग्जांपल से समझो। देखो एक ऑक्सीजन का एटम्स है, एक और ऑक्सीजन का एटम्स है, ये आपस में कंबाइंड किया और क्या बना, O2 बना। क्या बना, O2। तो इस एक ऑक्सीजन को क्या हम लिख सकते हैं, टू एटम ऑफ ऑक्सीजन, ये आपस में कंबाइंड किया और क्या बना, O2 बना। दोनों में फर्क समझो, 2O यहां पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। और कितने नंबर ऑफ एटम्स है, 2 नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। यानी अगर हम बात करें तो ध्यान दो, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। वही हम O2 का बात करें, किसका, O2 का, तो ये क्या बता रहा है, 1 मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो दोनों में क्या आप फर्क देख रहे हैं, 2O यहां पे क्या बता रहा है, ऑक्सीजन का 2 एटम्स है, O2 क्या बता रहा है, ऑक्सीजन का 1 मोलिक्यूल्स है। तो देखिए आपस में 2 एटम कंबाइंड हुआ और क्या बना, मोलिक्यूल्स बना। तो एयर में जो पाया जाता है, या हम लोग जो पढ़े थे 9 10 में, ओ नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे, O2 बोलते थे। तो ये O2 मेरा क्या है, मोलिक्यूल्स है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, और ये हाइड्रोजन का 2 एटम है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। समझ पा रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया, मोलिक्यूल्स हो गया। क्या हो गया, मोलिक्यूल्स। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट अब आते हैं, चलो एटम को देख लिया। डोल्टन तो ने ये बोला था कि एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन मैं एटम को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। बहुत सारा पार्ट आ गया है, लगभग 35 से भी ज़्यादा। लेकिन एटलीस्ट हम 3 पार्ट तो जानते हैं ना, क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो अब मेरा टॉपिक क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी एटम का सब पार्ट, यानी एटम का टुकड़ा। तो जनरली हम लोग 3 तो जानते हैं, क्या क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब आ जाओ इसके चार्ज के बारे में समझते हैं। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन में कितना चार्ज होता है, यही चार्ज होता है लेकिन प्लस में चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 0 चार्ज होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। समझ पा रहे हैं, आ जाओ। अगर हम मास पे बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है, इसका मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। केजी में बात करेंगे तो -31 केजी होगा, लेकिन ग्राम में बात कर रहे हैं। प्रोटॉन का मास क्या होता है, 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, ये पॉइंट आपको दिख रहा है ना, 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक। तो यहां से अब हम एक ऑर्डर बता सकते हैं कि मास का ऑर्डर क्या होगा। तो देख लो, ऑर्डर ऑफ मास, ऑर्डर ऑफ मास। तो देखो न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा होता है, किससे, प्रोटॉन से। सबसे कम किसका, इलेक्ट्रॉन का। अब मत बोलिएगा 28 है तो ज्यादा होगा, माइनस में है ना, तो माइनस में है तो कम होगा। तो सबसे ज्यादा मास किसका, न्यूट्रॉन का। किसका, न्यूट्रॉन का। इससे कम मास किसका, प्रोटॉन का। और इससे भी मास किसका कम है, इलेक्ट्रॉन का। किसका, इलेक्ट्रॉन का। इवन इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है। अगर हम प्रोटॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का मास में कंपेयर करें तो 1800
37 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होगा तो 1 प्रोटॉन के मास के बराबर होगा। यानी 1837 इलेक्ट्रॉन लेंगे और उसके मास को वेट करेंगे तो किसके इक्वल आएगा? एक प्रोटॉन के मास के इक्वल। तो इससे पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम है, और आगे देखेंगे कि इसका हम लोग यूज भी करते हैं। ठीक, तो एटलीस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल में यानी एटम के पार्ट में आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में जानना होगा, उस पर चार्ज क्या है, और ये मास भी आपको जानना होगा। ठीक है, तो ये था आपका सब एटॉमिक पार्टिकल। आओ छोटा छोटा चीज आपको बताएं कि हम लोग यहां डिस्कस करेंगे। तो एक अब यहां पे आता है क्या आपका एटॉमिक नंबर। क्या होता है एटॉमिक नंबर? एक नया टर्म दे दिया गया और होता कुछ नहीं है। आप पढ़े होंगे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा फंडा है कि उसमें 8 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है? 8 प्रोटॉन है। हम लोग बोलते हैं सोडियम का एटॉमिक नंबर 11। क्या मतलब है इसका? इसका सिंपल सा मतलब है कि 11 में 11 सोडियम में 11 प्रोटॉन होता है। समझ पा रहे हैं? तो जब भी एटॉमिक नंबर आपको बोला जाए तो आप दिमाग में कैच कीजिए, मतलब किसका बात कर रहा है? प्रोटॉन का। किसका? प्रोटॉन का। तो अब डिफिनेशन पे देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल स्टेट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। अब यहां हम बात इलेक्ट्रॉन पे भी करते हैं। इलेक्ट्रॉन जब हम बोलेंगे एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन, तो हमको बोलना होगा इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल स्टेट। यानी एटॉमिक नंबर को अगर हम डिफाइन इलेक्ट्रॉन पे करेंगे तो हम लोगों को क्या बोलना होगा? इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल स्टेट। क्यों ऐसा बोल रहे? आओ समझो। देखो, ऑक्सीजन है, अगर हम यहां पे प्रोटॉन का बात करें, किसका बात करें? प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन अगर हम देखेंगे तो बताओ यहां पे कितना प्रोटॉन है? 8 प्रोटॉन। यहां पे भी कितना प्रोटॉन है? 8 प्रोटॉन। यहां पे भी कितना प्रोटॉन है? 8 प्रोटॉन। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन का बात करें, किसका? इलेक्ट्रॉन का बात करें, तो देखो यहां पे कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन अभी भी कितना है? 8 है। लेकिन अब यहां पे देखो, अब ये क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन लिया है ना, माइनस का मतलब क्या होता है? लेना। तो 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन तो है। क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं? क्योंकि एटम्स क्या होता है? न्यूट्रल होता है, यानी जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो अब यहां 8 इलेक्ट्रॉन था, -2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। आ जाओ यहां पे 8 प्लस, प्लस का मतलब होता है देना। तो 8 इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 7 इलेक्ट्रॉन। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज कर रहा है। चेंज कर रहा है ना, इसीलिए जब भी एटॉमिक नंबर का बात होगा तो हम किस पे बात करेंगे? प्रोटॉन पे। लेकिन इलेक्ट्रॉन पे बात करेंगे तो न्यूट्रल बोलना जरूरी है, क्योंकि आप देख सकते हैं न्यूट्रल के केस में यहां पे क्या है? देखो, न्यूट्रल के केस में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होता है। कोई दिक्कत? तो जब भी कोई बोले एटॉमिक नंबर तो सिंपल सा फंडा क्या कैच करना है कि किसको बता रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन का। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 16। तो ये क्या है? सल्फर में 16 प्रोटॉन है, और अगर सल्फर पे कोई चार्ज नहीं है तो 16 इलेक्ट्रॉन भी है। कोई दिक्कत? एटॉमिक नंबर पे आ जाओ। मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? सिंपल सा फंडा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। यानी मास नंबर क्या है? एक एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? मास नंबर निकल जाएगा। क्या निकलेगा? मास नंबर निकलेगा। आप क्लास 11th में पहुंच चुके हैं, एटलीस्ट आपको 1 to 20 एकदम मास नंबर याद होना चाहिए, और एटॉमिक नंबर 1 to 30। और इसके बाद और भी जरूरत पड़ेगा मास नंबर का, उसको जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन बनाते जाएंगे, क्वेश्चन में आता चला जाएगा, हम लोग याद करते चला जाएंगे। लेकिन एटलीस्ट मास नंबर 1 to 20 तक आपको याद होना चाहिए, और 1 to 30 एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर निकालने का कुछ तरीका देख लेते हैं हम लोग। कहां तक? 1 to 20 तक। देखो, हाइड्रोजन का मास नंबर कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। बेरिलियम का कितना होता है? 9 होता है। नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 होता है। क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 होता है। और आर्गन का कितना होता है? 40 होता है। कितना होता है? 40। इस 5 को आप याद कर लीजिए। उसके बाद अगर 1 to 20 तक हम देखें, कहां तक? 1 to 20 तक। जो इवन नंबर में होगा उसका एटॉमिक नंबर में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों को मास नंबर निकल जाएगा। क्या बोल रहे हैं? फिर से देखो, 1 to 20 तक में जिसका एटॉमिक नंबर इवन नंबर में होगा उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास नंबर कितना आ जाएगा? उसका मास नंबर हम लोगों को मिल जाएगा। आओ देखते हैं। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना है? 8। तो बताओ मास नंबर कितना हो जाएगा? 16। जस्ट डबल कर देंगे। क्यों? क्योंकि 8 क्या है? एक इवन नंबर है। आ जाओ। मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 12। तो इसका मास नंबर कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा।
समझ पा रहे हैं? सल्फर एटॉमिक नंबर कितना है 16, तो इसका मास नंबर कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो इवन नंबर में क्या करना है, डबल कर देना है। चलो आप बताओ आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है 18 है, तो बताओ मास नंबर क्या होगा 36 होगा। यही ना सोच रहे हैं? गलत सोच रहे हैं आप। इस 5 पे वो रूल अप्लाई नहीं करना है। आर्गन का मास कितना होता है 40 होता है। जो रूल अभी हम आपको बता रहे हैं इस 5 को छोड़कर यहां पे अप्लाई मत कीजिएगा, है ना, इस जगह पे अप्लाई नहीं करना है। ठीक, आ जाओ। अगर ओड नंबर आएगा तो हम मास नंबर कैसे निकालेंगे? देखो, ओड नंबर अगर आएगा एटॉमिक नंबर, उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 1 ऐड कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, मास नंबर निकल जाएगा। आओ एग्जांपल देख लो। सोडियम लेते हैं, ये दिख रहा है ना यहाँ पे आपको, सोडियम एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो 11 ओड नंबर आया ना। मास नंबर क्या होगा 11 टू जा 22 प्लस 1 23, इसका मास नंबर कितना आ गया 23 आ गया। समझ पा रहे हैं? आ जाओ। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, ओड नंबर है ना, तो मास नंबर कितना होगा 13 टू जा 26 प्लस 1 27। समझ पा रहे हैं? लेकिन ये रूल कहां तक अप्लाई होगा 1 टू 20 तक। कोई दिक्कत? देखो हम उस सभी चीज को यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं जो आप 9-10 में पढ़े, ये सब 9-10 में पढ़े होंगे, लेकिन क्या होता है दिमाग से निकल जाता है, जिसके कारण केमिस्ट्री आपको टफ लगने लगता है। ऐसा होने नहीं देंगे, टेंशन मत लीजिए। आइए, तो देखो ये 1 टू 20 तक एटॉमिक नंबर मास नंबर लिखा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं, अदरवाइज अपना नोट्स बना लीजिए। अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। एक एटम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मान लीजिए एक्स कोई एटम का सिंबल है, ठीक। एटॉमिक नंबर को हमेशा याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं और मास नंबर को A से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या हम बोल रहे हैं? एटॉमिक नंबर को, आ जाओ यहीं पे हम लिख देते हैं, एटॉमिक नंबर को हमेशा क्या चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, Z से रिप्रेजेंट करेंगे, और मास नंबर को क्या चीज से रिप्रेजेंट करेंगे, A से रिप्रेजेंट करेंगे। ये स्टैंडर्ड नोटेशन होता है, एनसीईआरटी भी यूज करता है। तो चलो, तो एक एटम को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो हमेशा याद रखिएगा एटॉमिक नंबर नीचे लिखिएगा और मास नंबर एबव में लिखिएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आप इसे लिखते हैं यहाँ पे एटॉमिक नंबर, यहाँ पे मास नंबर, ये भी सही है। अगर आप लिखते हैं यहाँ पे एटॉमिक नंबर, यहाँ पे मास नंबर, ये भी सही है। सिर्फ आपको ख्याल क्या रखना है, एटॉमिक नंबर को नीचे लिखना है और मास नंबर को ऊपर लिखना है। हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन वगैरह लेगा, चार्ज होगा, तो जहां ऊपर में जगह बचेगा वहां पे क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे कोई चार्ज होगा तो इस जगह पे आएगा, इसमें कोई चार्ज होगा तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे, यहाँ पे कोई चार्ज होगा तो यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। जनरली हम लोग इसे लेके चलेंगे, इसी से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एटम्स को। आओ कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन, देखो द नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, क्या बोल रहा है कि बताइए कितना नंबर ऑफ क्या है, प्रोटॉन, प्रोटॉन कितना है, न्यूट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन कितना है, किसमें, ये सिंबल आपको दिया हुआ है। आइए, ये सिंबल दिया हुआ है। तो अभी हम आपको क्या बताएं, एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं तो ये एटॉमिक नंबर हो गया, मास नंबर ऊपर में लिखते हैं तो ये आपका मास नंबर हो गया। अभी हम आपको बताए थे कि बताओ एटॉमिक नंबर किसे रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को। किसे, नंबर ऑफ प्रोटॉन को। तो यहां फर्स्ट क्या बोला है, प्रोटॉन बोला है, यानी इसमें प्रोटॉन मेरा कितना होगा 56 होगा। ढूंढो, 56 56 56, सभी में 56 है, इससे हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। आइए न्यूट्रॉन समझिएगा, एटॉमिक, देखो अभी हम आपको क्या बताएं, एटॉमिक नंबर नीचे लिखते हैं, मास नंबर ऊपर लिखते हैं। एटॉमिक नंबर मेरा क्या होता है, प्रोटॉन होता है। मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अगर इस मास नंबर में एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो p से p कट जाएगा, क्या बचेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन निकालने का बहुत इजी तरीका है, क्या, मास नंबर में आप क्या करो, एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल जाएगा। तो आ जाओ, 11 में 6 चला गया, कितना बचा, 5 बचा। 10 में 5 चला गया, कितना बचा, 5 बचा, यानी 55 आपका क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो देखो 55 55, यानी ये मेरा कट गया, है ना, दोनों में 55 है। अब देखो इलेक्ट्रॉन को, क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो हमेशा अभी आपको हम बता रहे, हमेशा याद रखिएगा कि अगर एलिमेंट पे, अगर सिंबल पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे कोई चार्ज है क्या, नहीं। जब चार्ज नहीं होगा तो जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। क्यों, क्योंकि एक एटम्स क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो इस हिसाब से देखें तो यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 56 होगा। दैट मीन्स योर आंसर विल बी सी। कोई दिक्कत? चलो, अगर आप समझ गए तो वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए।
आओ इस क्वेश्चन को अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो आ जाओ। The number of electron, proton and neutron in a species are equal to 18, 16, 16 respectively. Assign the proper symbol to the species. क्या है देखो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन कितना है 18 है, प्रोटॉन कितना है 16 है, न्यूट्रॉन कितना है 16 है। ठीक, अब बताओ हम आपको क्या बताएं कि सिंबल आप किससे डिसाइड कीजिएगा, प्रोटॉन से, क्योंकि प्रोटॉन चेंज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन तो चेंज होता है ना। प्रोटॉन कितना मिल गया आपको 16, तो बता एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन यानी क्या एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर 16 किसका होता है, सल्फर का, यानी ये मेरा क्या है सल्फर है। यहां तक समझ में आया, आ जाओ। तो प्रोटॉन कितना आ गया 16। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो देख लो प्रोटॉन भी 16 है, न्यूट्रॉन भी 16 है, यानी मास नंबर क्या आ गया 32। क्या आ गया 32। अब हम लोग को देखना है क्या इस पे कोई चार्ज होता है। अभी हम आपको क्या बताएं कि चार्ज हम लोग, देखो आओ यहां पे चलते हैं, इस जगह पे देखो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन हम लोग असाइन करते हैं एक इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज, ये मान के चलते हैं। प्रोटॉन पे चार्ज कितना हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन हम लोग ऐसा मान के चलते हैं इस पे कितना चार्ज होता है +1 चार्ज, एक प्रोटॉन यानी एक प्लस, एक इलेक्ट्रॉन यानी एक माइनस। इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे यहाँ पे, आ जाओ क्वेश्चन पे। क्या है क्वेश्चन देखो, आइए हम इलेक्ट्रॉन को माइनस मान लेंगे और प्रोटॉन को क्या मान लेंगे प्लस मान लेंगे। तो इलेक्ट्रॉन कितना 18 यानी -18, प्रोटॉन कितना है 16 यानी +16। अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व कर देंगे तो कितना आ रहा है -2, यानी इस मॉलिक्यूल पे मेरा चार्ज कितना होगा -2 होगा। तो ये मेरा होगा प्रॉपर सिंबल ऑफ दिस क्वेश्चन। आ रहा समझ में इस क्वेश्चन, ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, लेकिन आने वाला चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम से है, लेकिन यहां से रिलेट कर रहा था इसलिए यहां पे डिस्कस किए हैं। आ जाओ, तो इस टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट करना सीख गए हैं। अब आइए हम सीखते हैं कि मास कैसे निकालते किसी भी एटम्स का। तो आओ, एक एटम में बहुत सारा चीज होता है, लेकिन हम लोग जनरली 3 चीज लेके चल रहे हैं, फंडामेंटल भी बोल सकते हैं, जबकि सही नहीं लेकिन बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों के मास को ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, मास ऑफ एन एटम मिल जाएगा। जैसे बोलेगा मेरा मास, तो मास मेरा क्या है बताओ, हम जाएंगे पूरा बॉडी को वेट करेंगे, ऐसा थोड़ी ना है 2 हाथ पैर काट के अलग कर दिए तब वेट करेंगे, नहीं ना। तो इसी टाइप से एटम का मास क्या होगा, जो जो चीज एटम के अंदर प्रेजेंट है उन सबको ऐड कर देंगे उसका मास को, तो क्या निकल जाएगा, मास ऑफ एन एटम निकल जाएगा। तो जनरली मास ऑफ एन एटम क्या होगा, मास ऑफ प्रोटॉन, यानी उसके अंदर जो प्रोटॉन है उसे ऐड कर देंगे, प्रोटॉन को, मास ऑफ न्यूट्रॉन को, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को। अब समझो, हम मान लिए कि एक प्रोटॉन का मास क्या है mp, एक प्रोटॉन का मास क्या है mp, और कितना प्रोटॉन है n प्रोटॉन है, तो n से उसे मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या निकल गया टोटल मास ऑफ प्रोटॉन। उसी टाइप से मास ऑफ न्यूट्रॉन को मान लिए mn, उसमें n न्यूट्रॉन है तो n से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या निकल गया, मास ऑफ न्यूट्रॉन निकल गया। उसी टाइप से मान लिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन me है, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, n इलेक्ट्रॉन है, तो अब यहाँ पे मेरा क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ मास से नंबर से इलेक्ट्रॉन में मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या निकल गया, इलेक्ट्रॉन का मास निकल गया। आओ एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं। मास ऑफ 1 कार्बन एटम, मास ऑफ 1 कार्बन एटम, तो मास ऑफ 1 कार्बन एटम मतलब क्या, मास ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन mp इनटू, बताओ कार्बन में कितना प्रोटॉन होता है 6 होता है, प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो देखो अभी कार्बन बताए थे ना इवन नंबर है, तो इवन नंबर यानी मास नंबर कितना हुआ 12, 12 में 6 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए क्या निकल जाएगा, न्यूट्रॉन निकल जाएगा। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन को mn मान लिया और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 6। अब यहां पे आता है बात इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन के मास को हम लोग क्या करते हैं, नेगलेक्ट लेके चलते हैं। क्यों नेगलेक्ट करते हैं, अभी आपको बताए थे 1837 इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो एक प्रोटॉन के मास के इक्वल होगा, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लिजिबल लेके चलते हैं। क्यों करते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है। एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देते हैं, आपको समझ में आएगा। आप अपना वेट किए, मान लीजिए आपका वेट आया 60 kg, समझो कितना आया 60 kg, ठीक। आप सैलून जाओ, पूरा गंजा हो जा, टकलू हो जा, गंजा समझते हैं ना, टकलू समझते हैं ना, पूरा बाल उड़ा दो अपने सर का, फिर जाके आप वेट करो, बताओ आपका वेट कितना होगा, जल्दी बताओ, होगा तो यही ना 60 kg। कोई फर्क पड़ा क्या,
गंजा होने से नहीं फर्क पड़ा ना। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हेयर का मास, बाल का मास क्या था? बहुत ही नेग्लेजिबल था। इसीलिए यहाँ पे मास, इलेक्ट्रॉन का मास भी नेग्लेजिबल होता है, इसलिए उसे हम क्या करते हैं? नेग्लेक्ट करते हैं। तो जब भी आप मास का बात करेगा तो हम प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास लेके चलेंगे। समझ में आया? एग्जाम्पल से आपको उम्मीद करते हैं याद रहेगा। आ जाओ। ठीक, अब यहां पे देखो, तो मास ऑफ प्रोटॉन कार्बन का निकाल रहे तो 6 mp प्लस, अभी हम लोग क्या देखे थे? न्यूट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास बहुत ही बराबर, लगभग लगभग बराबर था ना। तो इस जगह पे हम मान लेते हैं मास ऑफ प्रोटॉन लगभग बराबर ही है किसके? मास ऑफ न्यूट्रॉन का। यानी जहां पे मास ऑफ न्यूट्रॉन है वहां पे क्या मान लेते? एमपी मान लेते, और 6 से मल्टीप्लाई तो 6 हो गया। तो 6 और 6 कितना हो गया? 12 हो गया। यानी मास ऑफ वन कार्बन क्या निकला? 12 एमपी। क्या निकला? 12 एमपी। अभी हम लोग पढ़े थे एक प्रोटॉन का मास कितना होता है, बताओ जल्दी? 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। बताओ, यही पढ़े हैं ना? अभी हम इसे ब्रैकेट में लिखते हैं। आ जाओ। तो ये मेरा निकल गया मास ऑफ वन कार्बन एटम। अब बताओ देख के, क्या आपको याद करने के लिए बोलेगा कि मास ऑफ कार्बन एटम कितना है, तो क्या लिखो? 12 इंटू 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। पॉसिबल है याद करना? नहीं। तो पॉसिबल नहीं है तो इसका कुछ ना कुछ शॉर्टकट होगा ना, हर एक चीज का होता है। तो यहीं पे अब मास को डिफाइन करने के लिए क्या आया? एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। प्रेजेंट टाइम में एएमयू को सिर्फ यू लिखते हैं, यानी यूनिफाइड मास। ये क्या है? पहले जमाने में स्टैंडर्ड नोटेशन मास के लिए रिप्रेजेंट किया जाता था हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को हटा दिया। हाँ, प्रेजेंट टाइम में मास स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह आ गया, जिससे हम आसानी से मास मेजरमेंट कर सकते हैं, है ना। लेकिन अब समझो ये क्यों आया? जिसे दिल्ली से मुंबई डिस्टेंस ले लो, कुछ तो होगा ना। कुछ भी मान लो, 600 किलोमीटर, 700 किलो, 700 किलोमीटर, कुछ भी होगा ना। तो यहाँ किलोमीटर क्या आया? डिस्टेंस का मेजरमेंट। आप पढ़ रहे हैं हाफ आवर क्या है, आवर क्या है? टाइम का मेजरमेंट है। उसी टाइप से मास का मेजरमेंट करने के लिए कौन आया? एटॉमिक मास यूनिट। अब यहाँ पे बहुत बड़ा डिफिनेशन आ जाता है वन एटॉमिक मास यूनिट का है। समझो, कुछ नहीं है, हम मान लिए हैं कि वन कार्बन एटम का मास कितना था? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितना आया था? 12। इसे मान लेते हैं 12 एटॉमिक मास यूनिट, 12 एमयू। समझो, 12 एमयू किसका मास है? मास ऑफ वन कार्बन। कौन सा कार्बन? जिसका आइसोटोप कितना होता है? 12 होता है। अगर हम यहां से निकाल ले 1 एमयू का मास कितना होगा, तो बताओ, ये इस साइड आ जाएगा ना, 1/12 मास ऑफ वन कार्बन एटम। समझना, यहीं से 1 एमयू को डिफाइन किया जाता है। हम लोग सोचते हैं 1/12, अरे मान लिए भाई कि कार्बन का मास 12 एमयू है, तो 12 एमयू यानी इक्वल टू 1 कार्बन का मास। तो 1 एमयू इक्वल टू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन एटम। इस टाइप से डिफाइन कर लेंगे। अब देखो एमयू का डिफिनेशन आपको समझ में आएगा। क्या है देखो, वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ वन कार्बन एटम्स, है ना। और प्रेजेंट टाइम में इसे यू लिखते हैं, यानी यूनिफाइड मास। समझ में आया? 1 एमयू, उम्मीद करते क्लियर होगा ना। आ जाओ, अब आते हैं क्वेश्चन पे। चलो, हम लोग क्या निकाल रहे हैं? 1 एमयू, कि 1 एमयू होता किसके इक्वल है, क्या होता है? तो अभी हम लोग डिफाइन किए कि 1 एमयू क्या होता है? 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो आ जाओ, 1/12 क्या? मास ऑफ 1 कार्बन एटम। अभी हम लोग निकाले मास ऑफ 1 कार्बन एटम कितना? 12 एमपी। क्या निकाले देख लो, 12 एमपी। तो मास ऑफ 1 कार्बन एटम के जगह पे हम लिख देंगे 12 एमपी। तो अब देखो, ये 12 से 12 कट गया, तो 1 एमयू इक्वल टू क्या आया? एमपी, यानी मास ऑफ प्रोटॉन। एनसीईआरटी इस डेटा को लिखता है 1 एमयू इक्वल टू लगभग मास ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल? यहां पे एनसीईआरटी लिखता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा आपको मिलके आ गया यहाँ पे कि 1 एमयू किसके इक्वल होता है? लगभग मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है, जो किसके इक्वल होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। कोई दिक्कत? अब समझो, अभी हम आपको क्या बताए थे कि मास ऑफ 1 कार्बन एटम हम लोग क्या निकाले थे? 12 इंटू 1.673 इंटू 10⁻⁻24।
क्या ये लगभग नहीं है 1 AMU? तो इसी को लिख दिया जाता है 12 AMU, यानी अगर U में लिखें तो 12 U यानी यूनिफाइड मास। तो इससे क्या पता चला कि किसी भी एटम का मास 12 क्या है, यहां पे 12 देखो, प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना। तो ये 12 कहां से आया? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करने से। तो जब भी मास बोलेगा तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऐड कर देंगे और उसके लास्ट में क्या लिख देंगे, यू लिख देंगे, यूनिफाइड मास, है ना। याद रखिएगा, हम अभी ग्राम का बात नहीं करें, ग्राम हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी हम किस पे बात कर रहे हैं, एएमयू पे बात कर रहे हैं, ठीक। तो क्या इस टाइप से हम किसी का भी मास निकाल सकते हैं? आसानी से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं या नहीं बताओ। देखो, मान लो हम किसी का और का मास पूछा, देखो मास ऑफ नाइट्रोजन पूछा, ध्यान देना, मास ऑफ नाइट्रोजन। तो क्या करना है हम लोग को, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है, लिखा चुके हैं 14। कुछ नहीं करना, यहाँ पे क्या ऐड कर देंगे, यू ऐड कर देंगे या एम यू ऐड कर देंगे। पूछेगा मास ऑफ सल्फर, मास ऑफ सल्फर, तो क्या होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया 32। यहाँ पे क्या करेंगे, यू ऐड कर देंगे। समझ पा रहे हैं? यानी एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, मास नंबर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को ऐड करेंगे और लास्ट में क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे, है ना। चलो, उम्मीद करते क्लियर होगा। अब बात आता है कि रिप्रेजेंट करने के लिए C12 भी क्यों चुना गया। जैसे हाइड्रोजन 1 को ऐड, पहले हाइड्रोजन लेता था तो हाइड्रोजन को हटा के C12 भी क्यों चुना, इसके पीछे रीजन क्या था, ये आसानी से अवेलेबल था, ये जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करता था, लेस रिएक्टिव होता था, और इसका आइसोटॉप भी बहुत ही कम है। C12 C13 C14, C13 C14 उतना नहीं पाया जाता है, मैक्सिमम C12 पाया जाता है, इसलिए हम लोग स्टैंडर्ड नोटेशन के लिए किसे यूज किए, C12 को यूज किए हैं। कोई दिक्कत? आ जाओ, वही यहां पे दिखाया गया एटॉमिक मास। अभी जो हम आपको बताएं, क्या एटॉमिक मास, नाम से पता चल रहा है, यानी मास ऑफ एन एटम। तो मास ऑफ एन एटम, अभी बताएं, मास ऑफ एन एटम यानी आपको नाइट्रोजन का अगर मास निकालना है तो हम क्या बताएं, सिंपल, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का मास कितना होगा 14, नंबर ऐड करो और लास्ट में क्या ऐड कर देंगे, यू ऐड कर देंगे। अभी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन एग्जैक्ट अगर डिफिनेशन पे जाओगे तो एटॉमिक मास इज अ नंबर विच टेल्स दैट हाउ मेनी टाइम्स आयन ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12 मास ऑफ C12 एटम। तो 1/12 ही तो कंपेयर किए थे ना एमयू में। देखो यू बैठा रहे, मतलब किस पे हम बात कर रहे हैं, एमयू पे, और एमयू किस पे था, 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन C12। इसी से डिफाइन हो रहा है ना। चलो, इसलिए लोड नहीं लेना है। आइए, चलो, रिलेशन बिटवीन एएमयू एंड जी अभी हम लोग तो निकाल चुके हैं ना। क्या होता है बताओ, 1 एमयू इक्वल टू क्या होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, जो लगभग किसके इक्वल होता है, मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। चलो, आ जाओ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर एनसीईआरटी डेटा देखें तो एक्सपेरिमेंट से पाया गया कि मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब बताओ ये मास किसका था, प्रोटॉन का। अब देखो हाइड्रोजन, या किसका हाइड्रोजन, आइसोटोप, मतलब H11 का बात हो रहा है, H11, यानी यहां पे कितना प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन। तो एक प्रोटॉन का मास कितना, 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और उसी को मास बोला गया। लेकिन यहां पे बोलता है कि मास ऑफ हाइड्रोजन एमयू में कितना होगा, यानी एटॉमिक मास यूनिट में। तो चलो कैलकुलेट करते हैं, आ जाओ। अभी हम लोग क्या देखे थे, 1 एटॉमिक मास यूनिट, इसका मास कितना होता है बताओ, 1.66 इंटू 10⁻⁻, या चलो इसको अपोजिट लिखते हैं क्योंकि हमको एमयू निकालना है। हम लोग क्या देखें अभी, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम किसके इक्वल होता है बताओ, 1 एमयू के इक्वल होता है, 1 एटॉमिक मास के इक्वल होता है ना। अब बताओ 1 ग्राम मास में कितना एमयू होगा, तो 1/1.66 इंटू 10⁻⁻24 एमयू होगा ना। अब एक प्रोटॉन का मास ये है, तो बताओ 1.673 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, यानी मास ऑफ हाइड्रोजन एमयू में कितना होगा, तो 1/1.66 इंटू 10⁻⁻24 इंटू ये क्या हो जाएगा, 1.673 इंटू 10⁻⁻24, है ना।
देखिए इसे जब हम डिवाइड कर देंगे तो अप्रोक्स जो वैल्यू आता है 1.008 एमयू, 1.008 एमयू, जिसे हम लोग कंसीडर करते हैं क्या, 1 एमयू एटॉमिक मास यूनिट या 1 यू यूनिफाइड मास। समझ पा रहे हैं? तो 1.008 एक्चुअल में होता है, जिसे हम लोग क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो ये होता है मास ऑफ हाइड्रोजन इन एमयू एटॉमिक मास यूनिट। चलो बस ये सब देखो, ये सब अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको एक्चुअल में पता चले कितना होता है। इन सब का ज़्यादा यूज नहीं है, लेकिन जब है एनसीईआरटी में तो हम लोग को पढ़ना चाहिए। आओ यहाँ पे एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, mass of one atom of element is 8 into 10 to the power minus 24 gram. This is equal to 5 unified mass 48 u, 0.048 0.48 u। यानी एक एटम का मास कितना दिया हुआ है, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। इस मास को आपको किस में पूछा है, एटॉमिक मास यूनिट में। तो चलो कंपेयर कर लेते हैं, बहुत ईजी है। हम लोग क्या देखें कि 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम में कितना एमयू होता है, 1 एमयू होता है ना। तो बताओ 1 ग्राम में कितना एमयू होगा, अभी निकाले थे 1.6, इसे 1.66 ना लिखे सिर्फ 1.6 लिख रहे हैं, इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 यूनिफाइड मास या एमयू लिखो। किस में, 1 ग्राम में। कितने में हम लोग से पूछा है, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम में कितना एमयू होगा। तो देखो 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24, इसे हम क्या चीज़ से मल्टीप्लाई कर दें, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 से, तो एमयू निकल जाएगा। ये 24 कट गया है ना। इस पॉइंट को अगर हम हटा दें तो बताओ यहाँ क्या आ गया, 10 आ गया। 8 टू जा 16, 2 से यहाँ क्या कटा, 5। तो देखो ये क्या आ गया, 5 AMU या 5 यूनिफाइड मास, यानी आपका योर आंसर विल बी फर्स्ट। समझ पा रहे हैं? तो इस टाइप से AMU से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आओ एवरेज एटॉमिक मास समझो, क्या होता है एवरेज एटॉमिक मास। अभी हम आपको क्या बोले, स्टैंडर्ड नोटेशन के में क्या लेते हैं, C12 लेते हैं। तो क्या कार्बन सिर्फ C12 यानी 12 MU मास होता है कार्बन का, नहीं, 13 भी होता है, 14 भी होता है। तो उसको हम लोग क्या स्टडी करते हैं, एवरेज निकालते हैं। एवरेज जैसे आप निकालते हैं बस वही तरीका है। आओ देखो, एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू क्या होगा, m1x1 प्लस m2x2 बाई x1 प्लस x2। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि m1 और m2 क्या है, m1 और m2 ये आपका है मोलर मास, क्या है, मोलर मास है। x1 x2 क्या है, x1 x2 है परसेंटेज ऑफ एबंडेंस, क्या है, परसेंटेज ऑफ एबंडेंस, कितना दिया हुआ है। आओ एक छोटा सा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। इसे हम आएंगे बाद में, पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखो, कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन यूजिंग फॉलोइंग डेटा। देखो C35 यानी ऐसा क्लोरीन जिसका मास कितना है, 35 ग्राम है, जिसका मास कितना है, 35 ग्राम है, वो कितना पाया जाता है, 75% पाया जाता है। और क्लोरीन C37 यानी ऐसा क्लोरीन जिसका मास 37 है, उसका परसेंटेज कितना है, 25% है। तो आपको निकालना क्या है, एवरेज एटॉमिक मास। क्या निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। ठीक, आ जाओ चलो इसे कैलकुलेट करते हैं। देखो एवरेज एटॉमिक मास, क्या अभी हम आपको फॉर्मूला बताएं, m1x1 प्लस m2x2 और नीचे मेरा क्या होगा, x1 प्लस x2। ठीक, m1 मास, बताओ मास कितना है, 35। तो जिस क्लोरीन का मास 35 है वो कितना पाया जाता है, 75%, तो 75 से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस m2 सेकंड का मास कितना है, 37, इनटू अब इसका परसेंटेज कितना है, 25 बाय x1 प्लस x2। याद रखिएगा x1 प्लस x2 जोड़िएगा तो हमेशा क्या आएगा, आपका 100 आएगा। कितना आएगा, 100। अब यहाँ पे इस फार्मूला में थोड़ा सा हम आते हैं। हम यहाँ पे आपको सिर्फ लिखे हैं क्या, m1 x1 m2 x2, ऐसा नहीं है यहीं पे होगा, ये चलता चलेगा। और यहाँ पे ये भी क्या होगा, चलता चलेगा। 3 रहेगा तो 3 में इसी टाइप से करेंगे, 4 रहेगा तो 4 में इसी टाइप से करेंगे, है ना। आओ क्वेश्चन पे चलो। अब यहाँ पे थोड़ा हम कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं ताकि टाइम कम हो, कम लगे हम लोगों का। आ जाओ, क्या है 35 इंटू 75,
35 इंटू 75 कितना आया, 2625 प्लस, आ जाओ फिर यहाँ पे देखो क्या है, 37 इंटू 25, ये कितना आया, 925, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या है, 100 है। अब इसे हम ऐड करें, देखो 5 5 10 कितना हुआ, 2 2 4 और 1 5, आ जाओ 9 6 15, ठीक है, 2 और 1 3, नीचे मेरे पास क्या है, 100 है। क्या ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो देखो एक्चुअल में क्लोरीन का मास जो आपको लिखाए थे 35.5 ग्राम, ये आपका आ गया। समझ पा रहे हैं। अब यहाँ पे हम जो लिखे एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9, इस बात को समझो। आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन में यही क्वेश्चन है, लेकिन एग्जैक्ट परसेंटेज और एग्जैक्ट मास दिया हुआ, आप उसे सॉल्व कीजिएगा, इसी टाइप से ये सॉल्व होगा। वहां पे पॉइंट में दिया हुआ, कैलकुलेशन लंबा होगा, इसलिए यहाँ पे हम एक डेटा ऐसा लिखे ताकि आसानी से कैलकुलेशन हो सके। ठीक है, आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन आते किस पे, आ जाओ फिर से आते एवरेज एटॉमिक मास में। चलो क्या है क्वेश्चन, देखो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट Z इज 41.8। यहां पे हम लोग को एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है, एवरेज एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है, 41.8। कितना दिया हुआ है, 41.8। इट एग्जिस्ट इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ Z40 एंड Z42। यानी ये क्या एग्जिस्ट कर रहा है, एक Z एग्जिस्ट करता है किसमें, 40 में, और दूसरा Z एग्जिस्ट करता है 42 में। यानी एक का मास 40 है और दूसरे का मास कितना है, 42 है। क्या है, फाइंड देयर परसेंटेज ऑफ एबंडेंस। तो आपको बताना है कि Z40 जो पाया जा रहा है उसका परसेंटेज कितना है और Z42 जो पाया जा रहा है उसका परसेंटेज कितना है। चलो कैसे सॉल्व करोगे, हम मान लेते हैं कि Z40 जो है मेरा X% है। कितना परसेंट है, X% है। तो बताओ Z42 कितना परसेंट होगा, क्योंकि परसेंट हमेशा किस में बात होता है, 100 में बात होता है। तो ये क्या होगा बताओ, 100 माइनस X% होगा, 100 माइनस X%। आप फॉर्मूला यूज कर लो एवरेज एटॉमिक मास का। एवरेज एटॉमिक मास क्या था फॉर्मूला, m1x1 प्लस m2x2 बाई x1 प्लस x2। चलो अब इसे सॉल्व कर देते हैं। एवरेज एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है, 41.8। m1 क्या है, 40 मान लेते हैं इसे m1। x1 ये कितना पाया जा रहा है, X% पाया जा रहा है। m2 कितना है, 42 है ना। ये कितना पाया जा रहा है उसे देख लो, कितना है, 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स। नीचे क्या होगा, x1 प्लस x2, x प्लस 100 माइनस एक्स ऐड करोगे तो आपका नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। इस 100 से इसे मल्टीप्लाई कर दो, 4180, ये पॉइंट यहाँ पे आ गया। अब चलो ये 40 को x से मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया, 40x। चलो इसे मल्टीप्लाई करो 42 इंटू 100, ये क्या आ गया, 4200 माइनस ये क्या आ गया, 42x। ठीक, अब यहाँ पे क्या करना है, आ जाओ। इस ये पॉइंट तो यहाँ पे नहीं आएगा ना, ध्यान दो, इससे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 41800, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा ना, इस जगह पे आएगा। चलो अब इसे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 4180 माइनस 4200, ठीक है। 40x माइनस 42x क्या बचेगा, माइनस 2x होगा। क्या होगा, माइनस 2x। चलो इसे सॉल्व करो, 4 देखिए 4180 माइनस 4200, तो बताओ यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस 20। देख लो इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा, माइनस 20, और ये आपका क्या आया, माइनस 2x। ये माइनस से माइनस कट गया, तो अब x का वैल्यू देखो यहाँ से क्या आया, 20/2, यानी ये कट जाएगा तो कितना बचा, 10 बचा। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका मास 40 है उसका परसेंटेज कितना है, 10% है। ये कितना है, 10% है। और जिसका मास 42 है, 100 माइनस 10 मतलब ये कितना है, 90% है। तो इस टाइप से आप एवरेज एटॉमिक मास का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत। चलो तो एवरेज एटॉमिक मास हम क्यों निकाले, अभी आपको बताएं क्या, कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट एटम डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है। तो चलो कुछ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जैसे आइसोटॉप्स किसे बोलते हैं, जिसमें सेम प्रोटॉन होता है, डिफरेंट मास नंबर। याद कैसे करोगे, देखो आइसो, आइसो का मतलब सेम होता है,
और पी से याद करना प्रोटोन, आइसो का मतलब सेम, पी से प्रोटोन यानी सेम प्रोटोन, तो सेम प्रोटोन यानी डिफरेंट मास नंबर, सेम प्रोटोन डिफरेंट मास नंबर, उसी चीज को लिखो सेम प्रोटोन डिफरेंट मास नंबर। एग्जांपल देखना चाहोगे, आ जाओ। हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 1 2, हाइड्रोजन 1 3। देखो सबका एटॉमिक नंबर सेम है, सेम प्रोटोन मतलब क्या, एटॉमिक नंबर सेम, तो 1 1। मास नंबर देखो अलग, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3, तो ये आपस में क्या है, आइसोटोप है। आ जाओ। आइसो इलेक्ट्रॉन, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन, यानी जिसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसे आइसो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। आइसोटोन, आइसो का मतलब सेम, यहां एन से पहचानना न्यूट्रॉन, यानी जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा। आइसोबार जस्ट आइसोटोप का उल्टा होता है, सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जो ठीक बता रहे वो 3 में ही फॉलो होगा, नीचे फॉलो नहीं होगा। आइए, आइसोडाइफर्स किसे बोलते हैं, सेम डिफरेंस बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, या सेम डिफरेंस बिटवीन प्रोटॉन, बिटवीन मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोडाइफर्स बोलते हैं, है ना। इन सब का आगे यूज होगा, बस डिफिनेशन टाइप का देख लीजिएगा। आ जाओ। तो यहां तक हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके, क्या, एवरेज एटॉमिक मास। अब आते हैं हम लोग अपना टॉपिक पे, क्या है टॉपिक, मोलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास। देखो मोलिक्यूलर मास नाम से पता चल रहा है, मोलिक्यूलर यानी मोलिक्यूल का मास। तो मोलिक्यूल क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट एटम से मिलकर बनता है, तो एटम के मास को ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, मोलिक्यूलर मास निकल जाएगा ना। देखो समझो, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम इन अ मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल में जो एटम प्रेजेंट है उसके मास को ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। आओ एग्जांपल से समझते हैं। H2O क्या है, H2O। अभी बताए थे हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1, कितने हाइड्रोजन है, 2, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, इसे ऐड कर देंगे क्या आ गया, 18 यूनिफाइड मास, यानी वाटर का मास कितना आ गया, 18 mu आ गया। इसी टाइप से किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मॉलिक्यूल का बोलेगा, उसके अंदर जितने नंबर ऑफ एटम है उसे हम एटम के मास को ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। तो देखो कुछ यहाँ पे सॉल्व करते, आ जाओ। NaOH का मास निकालते हैं, तो सोडियम, सोडियम का मास एटॉमिक नंबर कितना, मास नंबर 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, इसे सॉल्व करेंगे कितना आ गया, 40 U आएगा। ठीक, आ जाओ इसका सॉल्व करते हैं। कार्बन, एक कार्बन का मास कितना होता है, 12 होता है, कितने कार्बन, एक एक, दो कार्बन, दो से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1, कितने हाइड्रोजन है, 3 + 1 4, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, कितने ऑक्सीजन है, 2 है। आप इसे सॉल्व कीजिएगा, आपका क्या आएगा, 60 mu आएगा। ठीक, आप सोच रहे होंगे हम जगह हर जगह mu लिख रहे हैं, ग्राम नहीं लिख रहे हैं, ग्राम पे भी बात करेंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। चलो यहाँ पे हम एक मॉलिक्यूल का बात करते हैं, ये क्या है, ध्यान दो, C6H12O6 यानी ग्लूकोज। तो बताओ किसे मास निकालोगे, कार्बन का कितना, 12, कितने कार्बन है, 6, 6 से मल्टीप्लाई किए, प्लस हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1, कितने हाइड्रोजन है, 12 है, 12 से मल्टीप्लाई किए, प्लस ऑक्सीजन का मास कितना है, 6, कितने ऑक्सीजन है, सॉरी ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, कितने ऑक्सीजन है, 6 है, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसे आप सॉल्व कीजिएगा, आपका कितना आएगा, 180 U आएगा। ठीक, अब आप उम्मीद करते हैं निकाल लीजिएगा। ये क्या है, शुगर है, देख लो कार्बन का मास 12 होता है, कितने है कार्बन, 12 है, 12 से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस हाइड्रोजन का मास 1 होता है, कितना हाइड्रोजन है, 12 है, 12 से 22 है, 22 से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस ऑक्सीजन का मास 16 होता है, कितना ऑक्सीजन है, 11 है, 11 से मल्टीप्लाई कर दिए, इसे सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 342 mu। समझ पा रहे हैं, तो इस टाइप से आप इन सब का भी निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप मॉलिक्यूलर मास निकालना सीख चुके हैं। आ जाओ फॉर्मूला मास। जब मॉलिक्यूलर मास सीख लिए तो फॉर्मूला मास का जरूरत क्यों पड़ा, समझो। फॉर्मूला मास का जरूरत पड़ता है आयनिक कंपाउंड में, क्यों, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में वहां पे आयंस होता है, वहां पे एटम्स नहीं होता है। देखो क्या है, समझो। फॉर्मूला मास इज यूज्ड फॉर दोज कंपाउंड हुज constituent are ion not molecules, that is for ionic compound। यानी आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, आयंस होता है, मॉलिक्यूल्स नहीं होता, इसलिए मॉलिक्यूलर मास का बात नहीं करते हैं। जस्ट लाइक एग्जांपल NaCl है ना, NaCl में NaCl का जो सॉल्ट का जो स्ट्रक्चर होगा उसमें सोडियम और क्लोरीन का रेशियो क्या होगा, 1:1 होगा। तो अब बात आता है क्या इसका मास अलग तरीके से निकलेगा, नहीं,
NaCl जैसे आप पढ़े मोलिकुलर मास उसी टाइप से निकाल लीजिए। सोडियम कितना होता है बताओ 23, क्लोरीन कितना होता है बताओ 35.5। इसको जब आप ऐड कर दीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा 58.5 यू, या फिर AMU बात करो। समझ पा रहे हैं? लेकिन ये आयनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूल नहीं होता, इसलिए फॉर्मूला मास का बात करेंगे। इसी को आगे हम लोग पढ़ेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला में। किसमें? इंपेरिकल फॉर्मूला। तो कोई अलग चीज नहीं है, जो दिया रहेगा उसके यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, सोडियम और क्लोरीन के मास का ऐड कर दे रहे हैं, तो क्या निकल जा रहा है, फॉर्मूला मास निकल जा रहा है, और कोई फर्क नहीं है। आ जाओ, अब हम लोग देखते हैं कुछ कुछ फॉर्मूला बनाना सीखते हैं जो आप क्लास 9-10 में सीखे हैं। सीखे हैं ना? आओ फिर से ट्राई करते हैं। कोई बात नहीं, हम बोले थे ना आपको एक एक चीज बताएंगे जो आपको फील होगा कि मेरा 9-10 अगर खराब था तो मेरा 11th खराब नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग सब कुछ सीखते हुए चलेंगे। देखो, नाइट्रेट क्या होता है, NO3-1, इसे लिख सकते हो -1, -1। नाइट्राइट क्या होता है, देखो नाइट्रेट NO3-1, नाइट्राइट एक ऑक्सीजन घटा दो NO2-1, हाइड्रोक्साइड OH-1, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3-1, कार्बोनेट CO3-2, सल्फेट SO4-, सल्फाइड एक ऑक्सीजन घटा दो SO3-, फॉस्फेट PO4-, फॉस्फाइड एक ऑक्सीजन घटा दो PO3-, डाइक्रोमेट Cr2O7-, जिंकेट ZnO2-। ये सब कुछ चीजें हैं जो आपको हमेशा मिलेगा, ये आपको याद होना चाहिए। वैलेंसी तो आप जानते होंगे, ऐसा बात नहीं जानते, नहीं जानते तो भी सिखाएंगे, टेंशन मत लो। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है। वैलेंसी क्या होता है याद करो, फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के पास कितना टोटल इलेक्ट्रॉन है, 8। अब यहाँ पे कितना बचा, 6 बचा, 1 2 3 4 5 6। लेकिन याद करो आप पढ़े हैं KLM ऑर्बिट, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो यहाँ पे L में बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। होना कितना चाहिए, 8। तो जब भी वैलेंसी निकालते हैं तो जितना होना चाहिए या तो उतना इलेक्ट्रॉन हो या फिर एक भी नहीं हो। तो यहाँ पे है कितना, 6 है। तो बताओ कंप्लीट करने के लिए 2 कम हो रहा है, अगर कंप्लीट दे देगा तो 6 देना होगा ना, इसलिए ये क्या करता है, ऑक्सीजन तो ले लेता है, इसलिए ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आता है, -2 चार्ज आता है। समझ पा रहे हैं? एक एग्जांपल और देख लो, Mg मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर कितना, 12, यानी इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन चला गया, यहाँ पे कितना बचा, 2 इलेक्ट्रॉन। देख लो, 2 8 10 2 12। अब बताओ रहना कितना चाहिए था यहाँ पे, 8, लेकिन है कितना, 2। तो कंप्लीट करने के लिए क्या होगा, 6 लेना होगा। उससे अच्छा है ना कि ये 2 दे देगा, और देगा तो कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। इसलिए मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होता है, Mg+2। तो इस टाइप से हम लोग इन सब को यूज करके कुछ फॉर्मूला निकालना सीख लेते हैं। आओ देखो, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम कितना एटॉमिक नंबर, देखो 11, फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 8, थर्ड ऑर्बिट में कितना, 1 1 दे देगा, तो इस पर कितना चार्ज आया, +1। क्लोरीन कितना है, 17, फर्स्ट में 2, सेकेंड में 8, थर्ड में कितना, 7 इलेक्ट्रॉन। रहना कितना चाहिए, 8, तो एक लेगा, तो इस पर क्या चार्ज होगा, -1 चार्ज होगा। इसके मैग्नीट्यूड को यहाँ पे लिखो, इसके मैग्नीट्यूड को यहाँ पे लिखो, और इससे क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आया, क्या हो रहा है ये, तो क्या आ गया, Na1Cl1, 1 को नहीं लिखते हैं तो यहाँ पे क्या आ गया, NaCl, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला। समझ पा रहे हैं? एक और हम आपको करके दिखाते हैं, किसका, एल्युमिनियम सल्फेट का। आ जाओ, एल्युमिनियम बताओ एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है। फर्स्ट में 2 चला गया, सेकेंड में 8 चला गया, थर्ड में कितना, 3, रहना कितना चाहिए, 8, तो 5 लेना पॉसिबल नहीं है, 3 ये देगा, तो इसका वैलेंसी क्या हुआ, +3। क्या है, सल्फेट। अभी हम आपको बताएं, सल्फेट यानी SO4-2। इसके मैग्नीट्यूड को यहाँ पे लिखो, इसके मैग्नीट्यूड को इसके नीचे लिखो, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एल्युमिनियम कितना हो गया, 2 हो गया, सल्फेट कितना हो गया, 3 हो गया, SO4 का होल 3। देखो यहाँ पे 2 सल्फर और ऑक्सीजन दोनों है ना, इसलिए इसे ब्रैकेट में लिखना, तो एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला क्या हुआ, Al2SO4 का होल 3। समझ पा रहे हैं? तो इस टाइप से हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग इजी में इस लेक्चर को कंप्लीट किए, उस सभी चीज़ को लेते हुए जो 9-10 में भी ज़रूरत था, और यहाँ पे भी ज़रूरत है, आगे भी ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, तो ये था आपका लेक्चर नंबर 3।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 4, जिसमें मेनली हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, मोल कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए, कैसा लगा लेक्चर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।